हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ, इससे पहले के वीडियो में मैंने बायोलॉजी के जो इंडोक्राइन ग्लैंड थे, नर्वस सिस्टम था, इन सबों को कंप्लीट किया है। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है, हमें तो पूरा प्रजनन तंत्र पढ़ना है मानव में, मतलब महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिंग सिस्टम के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। देखो, इसके तहत हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मादा जनन का कार्य, यानी किस तरह से प्रजनन होता है, कहाँ पर निषेचन होते हैं, कहाँ पर एग का निर्माण होता है, किस प्रकार से वो फ्लैपियन ट्यूब में निषेचन होता है, ये सारी प्रक्रिया देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पीरियड्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, मासिक चक्र क्यों जरूरी है। उसके बाद देखेंगे हाइमन झिल्ली, जो कि कुमारीपन के लिए यानी वर्जिनिटी के लिए लोग आजकल उससे तुलना कर देते हैं कि हाइमन अगर टूटा हुआ है तो वर्जिन नहीं है, हालांकि ये गलत धारणा है। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जुड़वा बच्चे के बारे में बात करेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, गर्भधारण कितने दिनों तक होता है, कौन कौन से चरण निकलते हैं। फिर उसके बाद एम्बियन के बारे में बात करेंगे कि कौन उसको सेफ, बच्चों को सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है। उसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है यानी आईवीएफ के बारे में बात करेंगे। सेरोगेसी के बारे में बात करेंगे, गर्भाशय कैंसर हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, लड़का या लड़की क्यों होता है, ये सारे टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा, ये हमारा मतलब मादाओं का जनन तंत्र है, मतलब हुमन के जो महिलाएं हैं, मतलब मानव के महिलाओं का ये जनन तंत्र है। इसके तहत हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जनन होता क्या है, आप ये समझ लो। जनन क्या होता है? अपने जैसे ही एक नई संतान उत्पन्न करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है प्रजनन। अपने जैसा ही एक नए संतान की उत्पत्ति करना। हालांकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्रॉस करवा देते हैं, जैसे घोड़ा और गधा के बीच में हम लोग क्रॉस करवा देते हैं। हालांकि घोड़ा और गधा में काफ़ी समानता है, इसीलिए उन लोगों में क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो जब घोड़ा और गधा को क्रॉस करवाया जाता है तो एक नई प्रजाति आती है जिसे खच्चर कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, खच्चर अपनी जैसी कोई नई प्रजाति विकसित नहीं कर पाती, वो हमेशा क्रॉस से ही बनेगा। खच्चर खुद प्रजनन नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसे बनाए हैं, कृत्रिम रूप से उसे तैयार किया गया है। तो जो जनन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक में क्या होता है कि नर और पुरुष अलग अलग होते हैं, और जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक ही में नर और पुरुष दोनों हो जाएंगे। जैसे आप गुलाब की एक टहनी को काटो, उसे कहीं पर लगा दो तो क्या हो जाता है, लग जाते हैं, फिर से वो एक नया प्रजाति विकसित हो गया उसी गुलाब का। तो इसे अलैंगिक बोलते हैं। लैंगिक और अलैंगिक के बारे में हम लोग अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। अभी हल्के में इसे समझ लेना है कि जो मानव में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन मानवों में होता है। ये पूरा मादा प्रजनन तंत्र है, और ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम लोग ओवरी। ठीक है, ये प्राथमिक जनन अंग है, ये भी याद रखना है। प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग जो जन्म के साथ होते हैं, और द्वितीयक जनन अंग जो 13-14 के बाद आते हैं, जो कि मान लो पुरुषों में देखो दाढ़ी मूंछ का आना, महिलाओं में देखा जाए तो स्तन की वृद्धि हो जाए या मासिक चक्र आना, ये सब द्वितीय लक्षण है जनन का। और जो प्रारंभिक है, जिसे प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं, वो क्या है, ओवरी है। तो ओवरी देखो यहाँ पर स्थित होता है, और इस ओवरी में ओवम यानी एग का निर्माण होता है। ओवरी में ही ओवम का निर्माण होता है। यहाँ कुछ पुटिकाएं पाई जाती है, इस पुटिकाएं से हम लोग का एस्ट्रोजन का भी निर्माण होता है, मतलब मादाओं में एस्ट्रोजन का निर्माण भी यहीं होता है। कुल मिला के एग का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अगर इसका बात करें, ये क्या है, तो इसे कहते हैं हम लोग फ्लैपियन ट्यूब। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैपियन ट्यूब। अंडवाहिनी हिंदी में बोलते हैं, या इसे फ्लैपियन ट्यूब या ओविडक्ट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझा, इसे क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग अंडाशय यानी ओवरी बोलते हैं। ये जो पूरा पार्ट आप लोग देख रहे हैं ये कहलाता है यूट्रस। क्या कहलाता है, यूट्रस कहलाता है। और यूट्रस की जो दीवारें होती है, ये यूट्रस, ये मोटी दीवारें होती है जो मांसपेशियों का बना होता है। और ये पेशियों का जो बना होता है इसमें स्ट्रेच की क्षमता होती है, यानी ये इलास्टिसिटी इसमें पाया जाता है। ये बड़ा और छोटा होता है। जब बच्चे 9 महीना हो जाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है, छोटा रहता है तो छोटा रहता है, यानी इसमें इलास्टिसिटी होता है, ये बड़ा और छोटा हो जाता है। और इसके 3 पार्ट होते हैं। अगर ये मोटी मांसपेशियों की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। जो अंदर वाले पार्ट होते हैं उसे हम लोग इंडोमेटेरियम बोलते हैं। याद रखिएगा, अंदर वाले ये जो लेयर होता है इसे हम लोग इंडोमेटेरियम बोलते हैं। इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूट्रस का जो आंतरिक पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, इंडोमेटेरियम बोलते हैं। और यहीं पर बाद में हम लोग देखेंगे कि निषेचित अंडा यहीं पर आकर रुक जाता है। तो इंडो मटेरियल, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इंडो मटेरियल बोलते हैं। और बीच वाला को क्या बोलते हैं, माइनो मटेरियल बोलते हैं। और जो लास्ट वाला होता है इसे हम लोग पेरी मटेरियम बोलते हैं। इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडो मटेरियम, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आपको तीनों याद रख लीजिए, इंडो मटेरियम, माइनो मटेरियम और पेरी मटेरियम। ठीक है, ये आपने समझा। ये हमारा योनि होता है जिसे हम लोग वर्जिना बोलते हैं।
ये योनि होता है और यहाँ पे ग्रीवा पाया जाता है, ये हाइमन झिल्ली होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये हमारा यूट्रस हो गया, यहाँ ओवरी, हमारा ओवरी यानी अंडाशय हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि किसका क्या कार्य है और किस प्रकार से गर्भाशय धारण किया जाता है, यानी किस तरह से लोग मतलब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है। तो यहाँ से क्या होता है, इससे पहले हम लोग थोड़ा पीरियड्स के बारे में जान लेते हैं, पीरियड्स क्या होता है और किस तरह से फिर वो यहाँ पर फंक्शन करता है। तो ये हमारा है ओवरी, यहाँ से बनता है हमारा अंडाशय, यानी अंड बनता, अंडाशय ये है और इससे अंड बनता है, यानी एग का फॉर्मेशन होता है। ये एग का जो फॉर्मेशन होता है शुरू से लेके 7 दिनों तक, यानी एवरेज लिया जाता है, किसी में 6 दिन भी हो सकता है, किसी में 7 दिन भी हो सकता है। पूरा जो हमारा मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, वो एवरेज 28 दिनों का होता है, 28 दिनों का पूरा होता है। ये एवरेज है, किसी में 32 दिनों का भी होता है और किसी में 25 दिनों का भी होता है, ये किसी में ज़्यादा भी हो जाता है, किसी में 2-2 महीना तक पीरियड्स नहीं आते तो उन्हें तो इलाज कराने की ज़रूरत पड़ती है, LH हार्मोन की अगर कमी पड़ जाए तो। यहाँ 28 दिनों का जो सर्कल होता है उसमें अगर देखें तो 1 से लेके 7 डे तक क्या होता है, जो एग होता है उसका निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है, ठीक है। एग का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और अगला जो 7 से लेके, जब 1 से लेके 7 दिन में एग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये एग परिपक्व हो चुका है और ये एग यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। ये एग यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो परिपक्व एग होगा वो यहाँ से यहाँ पर निकल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि जब ये बाहर आ जाएगा और इस बीच अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन बनता है और स्पर्म अगर इस माध्यम से यहाँ से स्पर्म आता है और ये यहाँ तक पहुँच जाता है। आपको बता दें जो स्पर्म होता है उसमें लगभग 40 करोड़ होते हैं स्पर्म में जीव, और वो 40 करोड़ में से कोई एक जाकर यहाँ पर फर्टिलाइज हो जाता है। तो इस स्पर्म का जो एक पार्ट यहाँ पे जाकर अगर पहुंचा तो ये तो कहला जाएगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो जाएगा फिलिपियंस ट्यूब में, उसको तभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे किसका, हम लोग बात कर रहे थे पीरियड्स का। ये 7 दिनों में जब ये परिपक्व हो जाता है तो अब क्या होगा कि इन 7 दिनों के बाद ये बाहर 2 दिन यानी 48 घंटा तक ये वेट करता है स्पर्म का आने का। और जब 48 घंटा तक स्पर्म 24 से 48 घंटा तक ये मतलब जनन कार्य योग्य करने योग्य रहता है। इस बीच में अगर स्पर्म आया तो ठीक है और नहीं आया तो ये धीरे धीरे क्या होगा, अपना जनन क्षमता खोते जाएगा और अगले 14 दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खराब हो जाएगा और ये बाहर आने लगेगा, ठीक है। और इस बीच हम एक बात और बता दें, जो भी ये 2 दिन 3 दिन वेट करते रहता है यहाँ पर कि स्पर्म आ जाए और फर्टिलाइज हो जाए, उस बीच में जो ये दीवारें होती है ना, ये थोड़ी मोटी हो जाती है। याद रखिएगा, ये दीवारें क्या हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है और ये दीवारें भी मोटी हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनता और स्पर्म अंदर नहीं जाते अर्थात फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो क्या होता है कि ये तो बाहर आएगा ही, ये जो एक लेयर ऊपर से बना था ये भी टूटने लगते हैं। याद रखिए, ये क्या होने लगते हैं, ये टूटने लगते हैं और टूट कर ये क्या होते हैं, बाहर की ओर आने लगते हैं। ये कब होगा, तो 1 से 7 दिन तक तो जो एक था उसे परिपक्व होने में लगा, यानी अच्छी तरह से बनने में उसे लग गया। 7 दिन के बाद इसने 2 दिन तक वेट करा, उसके बाद 14 दिन तक इसे खराब होने में लग गया। यानी अगर बात करें तो 21 दिन का पीरियड हो चुका है खत्म। तो 21 दिन के बाद क्या होता है, जो 21 दिन जब खत्म हो जाता है, पहला 1 से 7 दिन तक निर्माण हुआ, 7 दिन के बाद परिपक्व हुआ, 2 दिन 3 दिन तक ये वेट करता है, उसके बाद ये 14 दिन तक आगे जिंदा रह पाता है। जिंदा क्या, उसके बाद 2 दिन के बाद तो ये मरना स्टार्ट कर देता है, लेकिन 14 दिन के बाद ये बाहर की ओर निकलने लगता है, तो ये भी बाहर आ जाता है। और यहाँ के जो ये हमने बोला था जो मोटा हो गया था, ये भी क्या होगा, ऊपरी परत जो है इसके टूटने लगते हैं और इस तरह से ये ब्लड के साथ बाहर निकलता है। इसी कारण पीरियड्स के समय महिलाओं को दर्द होता है, क्योंकि दर्द तो होगा ही, क्योंकि आपके क्या यहाँ से आपके ऊपर वाले परत जो मांसपेशियों के थे वो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, टूट के नीचे आ रहे हैं, तो दर्द करना लाजमी है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो बोला जाता है जब आपको इस तरह की बात हो कि आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो तो आप इलायची या अदरक वाली चाय पिए या गर्म पानी से पेट को सेकने बोला जाता है, ताकि यहाँ पे जो दर्द है उसको कम किया जा सके। ऐसे हालांकि अब तो दवाई भी आ चुका है, अब दवाई भी लेके इस दर्द को कम कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली जो घरेलू नुस्खे हैं, गर्म चाय अदरक डाल के, इलायची डाल के या ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, गोलकी को भी आप यूज कर सकते हैं। तो जब ये मासिक तो
7 दिन तक बढ़ा, 14 दिन तक यहाँ पर रहा, उसके बाद क्या हुआ, ये सभी बाहर आएंगे। तो ये क्या होता है, किसी में 1 से 5 दिनों तक का होता है, किसी में 1 से 7 दिनों का होता है और किसी में 1 से 3 दिनों का होता है। ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होते हैं, ठीक है। एवरेज बोला जाता है 5 से 7 दिन तक ये रहता है, लेकिन किसी में 3 दिन तक और किसी में 5, 6, 7 दिन तक भी होता है, ठीक है। किसी में ज़्यादा रक्त निकलता है, किसी में कम निकलता है, ये अलग अलग महिलाओं पर डिपेंड करता है। ये तो हमारा जो पूरा पीरियड होता है उसका रीजन। अब देखो पीरियड आना कब प्रारंभ करता है महिलाओं में, तो बचपन से तो आता नहीं है। जब लड़कियां 13-14 वर्ष की हो जाती है, 13-14 वर्ष की हो जाती है जब लड़कियां, तो आना स्टार्ट करता है। पहला पीरियड 13 से 14 वर्ष की आयु में होता है। हालांकि अभी जो नया शोध हो रहा है उसमें पता चल रहा है कि 10 से 12 साल में लड़कियों में अब पीरियड्स आने लगे। हमारे खान पान बदल गए हैं, रहन सहन बदल गया है, इन सब वजहों से। तो अभी आप याद रखो कि 13 से 14 वर्ष में किशोरावस्था जब आने लगता है तो उनमें मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन सर्कल आना शुरू हो जाता है। जो पहला मासिक चक्र आता है उसे हम लोग मोनार्क बोलते हैं। पहला को प्रथम को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम मासिक को क्या बोलते हैं, मोनार्क बोलते हैं, ठीक है। प्रथम को क्या बोलते हैं, मोनार्क बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि लास्ट वाला क्या कब होता है, महिलाओं में 40-45 के बाद से ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, जो मासिक चक्र होता है, वो आना बंद हो जाता है। और जब किसी में मासिक चक्र आना बंद हो जाए तो वो मां नहीं बन सकती। तो जब जो अंतिम होता है उसको मोनोफेज बोलते हैं, याद रखिए, उसको मोनोपेज बोला जाता है, ठीक है। मोनोपेज जो अंतिम वाला होता है उसे मोनोपोज, और जो पहली बार मासिक आता है उसे हम लोग मोनार्क बोलते हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। पहला वाला कब आता है, 13 से 14 साल में। लास्ट वाला अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है, किसी में 45 साल के बाद खत्म हो जाए, किसी में 40 के बाद ही खत्म हो जाते हैं और किसी में 55 के बाद भी खत्म होते हैं। तो ये तो हमारा पूरा पीरियड्स था। पीरियड्स में ब्लड क्यों आते हैं समझ गए, जब ये टूटता है तो ब्लड आते हैं, इसी कारण दर्द भी करता है और ये भी बाहर आ जाता है। और ये भी याद रखिएगा, जब एक हमारा सर्कल 28 दिन का होता है तो एक साइड वाला काम करता है। जब इससे ये एग्स फॉर्मेशन होकर बाहर आ गए, यूज नहीं हो पाया उसका, तब ये 1 महीना रेस्ट करता है, 28 दिन ये रेस्ट करता है और दूसरा वाला फिर वर्क करता है। यानी एक पहले ये, उसके बाद 1 महीना ये, इस तरह से इनका दोनों का अपना अपना कार्य होता है। 1 महीना तक ये काम करता है, उसके बाद 1 महीना वो रेस्ट करता है, फिर 1 महीना ये कार्य करना चालू करता है। अब हम लोग देखेंगे कि गर्भधारण कैसे होता है। तो अभी तो हम लोग ने लगभग थोड़ा सा गर्भधारण के बारे में जाना है कि यहाँ पर क्या होता है। जब ये यहाँ से जो हमारा ओवरी यानी अंडाशय से एक बाहर आके जब 1 से 7 दिन में परिपक्व हुआ, परिपक्व हुए 48 घंटा तक यहाँ पर क्या होता है, वेट करता है, ठीक है। और यहाँ से अगर उस समय तक सेक्सुअल रिलेशन बना और स्पर्म अगर इस तरह से यहाँ आके कोई भी एक स्पर्म मिल गया, क्योंकि हमारे पास 40 करोड़ 7 ml शुक्राणु एक बार स्वस्थ पुरुषों में निकलता है, उसमें से 40 करोड़ होते हैं, उसमें 40 करोड़ होते हैं, याद रखिएगा 40 करोड़। और उस 40 करोड़ में जो सबसे पहले आके मिल जाता है, इसीलिए बोला जाता है लाइफ इज अ रेस। हमें तो जन्म लेने के लिए भी रेस लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 40 करोड़ में से जो सबसे फास्ट रनिंग करके यहां पर पहुंचता है वो क्या करता है, इसके साथ जाकर फर्टिलाइज हो जाता है, यानी निषेचित हो जाता है। और यहां पर ये 4-5 दिनों तक रहता है। निषेचित जो अंडा होता है वो धीरे 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 यहां से आ जाता है और यहां पर क्या हो जाता है, जो हमने अभी बात किया था किसका, इंडोमेटेरियम का, इंडोमेटेरियम के दीवारों पे आके चिपक जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, पहले तो एग निकला, फिर निषेचन स्पर्म आ गया, दोनों में निषेचन हो गया यानी फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन में 4-5 दिन वो यहाँ पे रहा और फिर यहाँ पर आके क्या हो गया, यूट्रस में आ गया। तो अब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि निषेचन कहाँ पे हुआ। देखो मैंने क्या बता दिया, ये फ्लैपियन ट्यूब है, तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ, तो फर्टिलाइजेशन हमारा क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर फ्लैपियन ट्यूब में हुआ। तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, यानी निषेचन की क्रिया कहाँ पे होता है, तो फ्लैपियन ट्यूब, इसको हिंदी में अंडवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया। अब बोला जाएगा जो परिपक्व जो भ्रूण है यहाँ पर आके बन गया, अब ये भ्रूण बन जाएगा, ठीक है, एम्ब्रॉय बोलते हैं। तो ये भ्रूण कहाँ पर अपना विकास करेगा, तो ये आ जाएगा यूट्रस में। यूट्रस में 4 सप्ताह तक, पहले 2 सप्ताह तक ये इसे बोला जाता है अपूर्ण, मतलब अपरिपक्व भ्रूण बोला जाता है। 2 सप्ताह तक, पहले 2 सप्ताह तक क्या रहता है, अपरिपूर्ण रहता है। अगले जो 3-4 सप्ताह होता है उसमें इसमें विकास होता है, इसके थोड़े बहुत इसमें विकास होने लगते हैं। और उसके बाद के जो सप्ताह होते हैं उसे भ्रूण का पोषण काल बोला जाता है। तो 3 काल हो गए, एक तो अपरिपक्व जो 2 सप्ताह तक, उसके बाद विकास का काल जो कि 3-4 सप्ताह तक, और उसके बाद इसे भ्रूण का पोषण बोल दिया जाता है कि अब ये भ्रूण बन चुका है, अब इसका क्या होगा, पोषण होगा। और ये धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरह से इसका सर और इस तरह से इधर इसके पैर हो जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से ये पैक हो जाएगा।
तो जब ये इसका निर्माण हो जाएगा तो आप देखते होंगे इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से एक नाल, इसे हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा जब बच्चे निकलते हैं देखते होंगे यहाँ जो ढोरी होता है उससे वो कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ से माँ के साथ ये जोड़ता है, माँ के साथ बच्चों को कौन सी नली जोड़ती है, याद रखिएगा, ये एक नलिका होती है, संरचना युक्त एक नलिका होती है जो बच्चों को उसकी माँ के साथ जोड़ता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं। और प्लेसेंटा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है। तो पहला तो जाएगा कि बच्चों को उसके माँ के साथ जोड़ता है और इसी प्लेसेंटा से क्या होगा, भोजन यानी पोषण पहुंचेगा। इसी प्लेसेंटा से बच्चे को भोजन मिलता है, एंटीबॉडी मिलता है, जो इसीलिए जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे अच्छे खासे खान पीन दिए जाते हैं ताकि क्या हो कि बच्चे स्वस्थ रहें, उसे हर तरह का पोषण मिले। और पोषण पहुंचाएगा कौन, प्लेसेंटा पोषण को पहुंचाता है। इसके साथ ही प्लेसेंटा में खुद के भी थोड़े बहुत हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और ये एक चीज़ और करता है कि माँ से एंटीबॉडी बच्चों तक पहुँचाता है। इसीलिए जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे बोला जाता है आप आयोडीन ठीक से लो, जिंक ठीक से लो, आयरन की गोलियाँ लो, क्योंकि ये सभी ज़रूरत होता है। माँ को ज़रूरत है क्योंकि माँ से बच्चे को मिलेगा। इसीलिए जब महिला गर्भ में हो, जब बच्चे गर्भ में हो तो माँ को डाइट न्यूट्रिशन अच्छी तरह से लेना चाहिए क्योंकि उन्हीं का डाइट बच्चों में पहुँचता है। तब ये गर्भ धारण हो चुका है 38 से 40 सप्ताह, 38 से 40 सप्ताह के बाद ये क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। अब आपको एक बात बता दें, इस तरह की ये क्या हुआ, एक परत के अंदर रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए, इसे हम लोग बोलते हैं एम्बियन। इसे हिंदी में उल्व बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में से एम्बियन बोलते हैं और क्वेश्चन एम्बियन से ही पूछे जाएंगे कि एम्बियन। IAS 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों को शुष्क होने से कौन सा परत बचाता है। तो ये जो एम्बियन होता है ये क्या करता है, इसमें थोड़े थोड़े फ्लूइड होते हैं, इसको एम्बियन फ्लूइड बोलते हैं। ये एम्बियन फ्लूइड क्या होता है, बच्चों को एक तो नमी बना के रखता है, यहाँ पर इसे शुष्क नहीं होने देता। जब कभी आप देखे होंगे गाय के बच्चे जब बाहर आते हैं तो उसमें देखते एक बाहर में व्हाइट कलर की परत होती है, उससे जब फोड़ोगे तो उसमें पानी होता है और उससे बच्चे बाहर निकलते हैं। तो वो फ्लूइड क्या होता है, उसको एम्बियन फ्लूइड बोलते हैं। हम लोगों में भी उसी, मतलब महिलाओं में भी उसी प्रकार का होता है। तो एम्बियन फ्लूइड इसे क्या करता है, एक तो सुरक्षा देता है कि अगर महिला को कोई धक्का मुक्का थोड़ा सा हो गया ऊपर नीचे करने में तो भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ऊपर से क्या कर रहा है, नमी बना के रख रहा है, इसे शुष्क होने नहीं दे रहा, मतलब बच्चे यहाँ पे ज़्यादा मतलब शुष्क समझ रहे हो, ड्राई होने नहीं दे रहा है, मॉइस्चर बना के रख रहा है और सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछे गए थे कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो याद रखिए वो सुरक्षा प्रदान एम्बियन करता है। 2007 IAS में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि शुष्क होने से कौन सेव करके रखता है बच्चा को, कि शुष्क होने नहीं देता। तो ये परत क्या करता है, शुष्क होने से भी बचाता है, इसे एम्बियन बोलते हैं। अब गर्भधारण हो चुका है, 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आ जाएगा और इसे हम लोग बर्थ कनाल बोलेंगे, यानी शिशु का जन्म यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 2 हार्मोन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जब शिशु जन्म लेगा तो कौन कौन सा हार्मोन, एक तो हमारा है रिलैक्सिन और एक हमारा होता है ऑक्सीटोसिन। रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन, याद रखिएगा, ये दोनों हार्मोन जन्म लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रिलैक्सिन क्या करता है, योनि को मार्ग को बड़ा कर देता है, योनि और मूत्र मार्ग के बीच के दरवार को खोल देता है और इस तरह से क्या होता है कि बच्चे आसानी से निकल जाते हैं। उसके अलावा रिलैक्सिन का एक और काम है, बच्चे का मुंह जो ऊपर होता है इसे वो वापस घुमा के इस तरह से बच्चे के मुंह को बाहर की ओर निकालता है। तो जो घुमाने का कार्य है ये भी कौन करता है, रिलैक्सिन करता है और ये यहाँ पर थोड़ा चिपचिपा बनाता है कि बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। तो रिलैक्सिन का क्या काम है, तो आपको बच्चे को बाहर निकालने में मदद करता है। बच्चे यहाँ पर एक तरह से बोला जाए तो रिलैक्सिन कैसा हार्मोन है, तो प्रसव के दौरान निकलने वाला हार्मोन है जो कि आसानी से बच्चे बाहर आ जाए। अब बात करें हम लोग ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इधर की ओर से प्रेशर लगाता है कि तुम बाहर की ओर जाओ। साथ में जो प्रसव पीड़ा का दर्द होता है उसे कम करने का कार्य ऑक्सीटोसिन करता है। तो ये 2 प्रमुख हो गए जो इसे मतलब जिसमें प्रेगनेंसी हो रहा है उस समय ये 2 हार्मोन का निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब बात करते हैं, बहुत सारी महिलाएं मां नहीं बन पाती, ठीक है। तो क्यों नहीं बन पाती, जब यहाँ से एग का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से एग निकला और ये एग तो यहाँ पर पहुँच गया, मान लो ये यहाँ पर पहुँचा हुआ है और इधर से स्पर्म भी आ गया। लेकिन अगर स्पर्म भी आ गया इस तरह से और अगर स्पर्म आया और ये फ्लैपियन ट्यूब में अगर कोई गड़बड़ी है, या तो फ्लैपियन ट्यूब में गड़बड़ी हो जाए या आप में प्रोजेस्टेरोन भी इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में होता है। तो अगर ये हार्मोन भी कम रहा,
ये फर्टिलाइजेशन के दौरान दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। एक तो फ्लैपियन ट्यूब अच्छे हो, मतलब उसमें कोई बीमारी ना हो, और दूसरा हो कि प्रोस्टेजन जो है, जो कि हार्मोन है, वो पूरी तरह से निकले। अगर इन दोनों में से कोई भी एक में भी प्रॉब्लम होगा तो बच्चा फर्टिलाइज नहीं होगा और वो माँ नहीं बन पाएंगे। जब वो डॉक्टर से दिखाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि नहीं ये माँ नहीं बन सकती, तो क्या होता है कि अभी एक नया प्रोसेस आया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका फ्लैपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी है या प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है आपके अंदर, तो क्या करा जाएगा कि आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो आपके शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। इसीलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। आप लोग आजकल प्रचार देखते होंगे इंदिरा टेस्ट ट्यूब ये सब का, तो ये टेस्ट ट्यूब में यही सीन होता है। पहले तो माँ ही नहीं बन पाते थे, लोग दूसरे शादी कर लेते थे। अब तो विज्ञान इतना आगे हो गया है कि थोड़ा सा हो जाता है। क्या किया जाता है, स्पर्म तो आसानी से ले लिया जाता है, पुरुषों से यानी हस्बैंड से स्पर्म ले लिए, और महिलाओं के अंदर एक सिरिंज डालकर यहाँ से ओवम से मतलब ओवरी से ओवम को ले लिया जाता है, और इन दोनों को बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवा के सीधे क्या किया जाता है, यूट्रस में डाल दिया जाता है। और जब यूट्रस में इसे डाल दिया जाएगा तो फिर इसका पोषण होने लगेगा। तो आप टेस्ट ट्यूब बेबी को समझ गए होंगे कि फर्टिलाइजर इसमें बाहर में किया जाता है, बाकी सब काम अंदर में ही होता है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ की बात कर ले, सेरोगेसी के बारे में बात कर ले। तो सेरोगेसी कहाँ होता है, तो देखो अगर मान लो कि यहाँ से फर्टिलाइजेशन भी हो गया लेकिन यूट्रस में कुछ गड़बड़ी है, यानी कि जब बच्चा यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर यूट्रस में कुछ गड़बड़ी और बच्चे को पोषण नहीं मिल पा रहा, या फिर बच्चे बाहर की ओर आ जा रहा है, यहाँ रुक नहीं पा रहा, यानी आपका यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई महिला माँ नहीं बन पा रही है, तो वो क्या करेगी, तो वो करेगी क्या कि आप कोख, इसे क्या बोलते हैं, अगर तुम ठेठ में देखो तो इसे कोख बोला जाता है, बच्चेदानी या कोख बोला जाता है। यूट्रस या गर्भाशय तो शुद्ध हिंदी और इंग्लिश हो गया, और गांव में जाओ तो बोले कि कोख में बच्चा मर गया, इस तरह से सीन। तो उसको किराए की कोख भी बोला जाता है सेरोगेसी को। तो सेरोगेसी में क्या हो जाता है, आपका ओवम तो ले लिए, आपका एग यहाँ से निकाल लिया, और आपके हस्बैंड का क्या किए, स्पर्म भी ले लिए, यानी शुक्राणु भी ले लिए, और दोनों को क्या करेंगे, दोनों को बाहर फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है। और जो फर्टिलाइज टेस्ट ट्यूब में हो जाएगा तो किसी तीसरी महिला में डाल दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका स्पर्म, आपका एग, यानी कि जो ओवरी से जो एग लिया गया वो भी आपकी बीवी का है, लेकिन उसका पोषण क्या किसी तीसरे लेडीज में डाल दिया गया, यानी यूट्रस का यूज आप कर लिए तीसरे लेडी का, इसीलिए उसे किराए का कोख भी बोला जाता है। आजकल वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारा चल रहा है, शाहरुख खान भी सुने हुए कि सेरोगेसी से छोटा वाला अब्राहम जो हुआ है सेरोगेसी से हुआ है। हालांकि सेरोगेसी का अब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसका ये बहुत अच्छा चीज़ है, अगर कोई माँ नहीं बन पा रहा है तो इस तरह से वो माँ बन सकती है, लेकिन लोग इसका अब ज़्यादा मतलब अपने 9 महीना का दर्द ना सहने के कारण क्या करती है कि दूसरे के किराए के कोख ले लिया जाता है। खासकर अमीर लोग जानबूझकर इस तरह के कार्य कर रहे हैं। इसीलिए भारत में इसके खिलाफ नियम भी बनाया गया है कि आप किसी को सरोगेट मदर तभी बना सकते हो जब 10 साल से आप उसे जानते हो। किसी महिला के अंदर आप तभी ये फर्टिलाइज जो आपका निषेचित अंडा है डाल सकते हो, यानी सरोगेट मदर को आप तभी हायर कर सकते हो जब 10 साल आप कम से कम उसे जानते हो। लेकिन ये नियम वास्तविकता में देखा जाए तो भारत है, कुछ पैसे दो सारे नियम कानून बदल जाते हैं। तो खैर नियम याद रखना है, 10 साल तक आपको उसे जानना होगा, या आपका उसके साथ कोई पारिवारिक संबंध हो तभी आप उसे हायर कर सकते हैं। किसी ऐसे नहीं कहीं गए और उठा के लेकर आया चलो सरोगेट मदर बन लो, 5 लाख रुपया देंगे, 6 लाख रुपया देंगे। अभी एक फिल्म आने वाली है, इसके मनोज नहीं क्या नाम है, पंकज त्रिपाठी बिहार के हैं, उनका एक फिल्म आने वाला है, तो उनमें सरोगेट मदर के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा सरोगेसी था। तो सरोगेसी आप समझे, IVF समझे। अब हम लोग बात करते हैं हाइमेन झिल्ली का क्या कार्य है। हाइमेन झिल्ली, देखिए यहाँ पर एक झिल्ली होता है, ठीक है, यहाँ पर एक झिल्ली पाई जाती है, इसे हम लोग हाइमेन झिल्ली यानी हाइमेन मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल शक जो होता है ना, शक बहुत खराब चीज़ होता है, तो इसका निवारण यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि क्या है कि ये जो हाइमेन झिल्ली होता है, बोला जाता है कि बहुत दिनों से वर्ल्ड में, देखो भारत में नहीं पूरा वर्ल्ड में इस तरह की विचारधाराएं हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं और ब्लड नहीं आया तो वो वर्जिन नहीं थी, यानी पहले से उसने किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया था। वो इस आधार पर बोलते हैं कि पहले के समय में क्या होता था, 13-14 साल की उम्र में शादी हो जाता था, तो 13-14 उम्र तक जो हाइमेन होता है वो रहता है, 13-14 साल की उम्र तक ये रहता है, लेकिन उसके बाद ये कमज़ोर हो जाता है। और जब महिलाएं, आजकल समय भी बदल गया, पहले महिलाएं घर में रहती थी, अब महिलाएं भी वर्क करती है, एक्सरसाइज करती है, दौड़ती है, भागती है, कॉलेज स्कूल सब जाती है, तो 13-14 साल जब हो जाता है तो कभी कभी दौड़ते खेलते समय भी ये हाइमेन खुद ब खुद टूट जाता है, ठीक है। तो
इसका सेक्स से कोई लेना देना है नहीं, ये खुद से भी टूट सकता है। पहले के समय में चूंकि कम उम्र में शादी कर दिया जाता था तो ये हाइमेन बना रहता था, तो आदमी को लगता था कि हाँ ब्लड आया है तो वर्जिन है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब शादियां लेट से होती है, 18, 19, 20, 25, 30, 35 में वो शादियां हो रही है। तो इसमें क्या होता है, हाइमेन खुद ब खुद टूट जाता है साइकिलिंग करते समय, दौड़ते समय, सीढ़ी चढ़ते समय। और अब आपका शादी होगा और उसमें ब्लड नहीं आएंगे तो आप पर शक किया जाएगा। तो उन्हें इस बात की ज्ञान होना चाहिए कि हाइमेन खुद भी 14-15 साल के बाद खुद से डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है। कभी कभी तो ये टूटता ही नहीं, लाइफ टाइम नहीं टूटता, इतना ज़्यादा ये लचीला होता है कि किसी किसी महिला में टूटता भी नहीं है, लाइफ टाइम रह जाता है। ये भी एक चीज़ है। और आजकल तो हाइमेन झिल्ली को अलग से लगा भी दिया जाता है। क्या करता है डॉक्टर, ऑपरेशन करके हाइमेन झिल्ली लगा दिया जाता है। एक पाउडर भी मिलता है, उसे अंदर में डाल दो तो उससे भी ब्लडिंग आने लगती है। तो कुल मिला के समझना ये है कि ये शक है, इस तरह की कोई बातें नहीं होती। पहले समय में होता था, जब 12-13 साल की उम्र में शादियां होती थी, उस समय लड़कियां ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट नहीं करती थी। और आज समय बदल गया है, लेट से शादी हो रही है तो हाइमेन 13-14 साल के बाद खुद कमज़ोर होकर टूट जाता है। और लड़की फिजिकल वर्क भी कर रही है तो इसके कारण भी टूट जाता है। तो इसका सेक्स से कोई लेना देना है नहीं। अगर हो सकता है वो किसी से वो वर्जिन हो लेकिन फिर भी ब्लड नहीं आएंगे, और बाकी आप लोग समझ लो। अब बात करते हैं हम लोग जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है। तो जुड़वा बच्चे के लिए दो तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं। एक समान जुड़वा बच्चा, एक होता है सामान्य जुड़वा बच्चा, और एक होता है एक समान जुड़वा बच्चा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक था बाहर निकल के वेट कर रहा था, एक था जो बाहर निकल के वेट कर रहा था। कभी कभी क्या होता है, जो ओवरी होता है वो 2 एग निकाल देते हैं। तो यहाँ से 2 एग निकल जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और इधर तो 40 करोड़ का भीड़ है, यहाँ पे भागते भागते जो 2 सबसे पहले पहुंच गया उसने बना लिया, और ये दोनों वापस यहाँ पे आ जाएंगे तो जुड़वा बच्चा हो जाएगा। जब क्या हो जाएगा, ओवरी 2 एग बाहर निकाल दे, ठीक है। अब अगर क्या होता है कि ये 2 एग तो बाहर आ गया, इस तरह से हुआ, तो ये सामान्य जुड़वा कहलाता है। इसके डीएनए मैच नहीं होते, ये आपको अलग अलग दिखेंगे, जुड़वा होंगे लेकिन अलग अलग दिखेंगे, इनका शकल उगल बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता। लेकिन एक होता है कि एक ही यहाँ से बना, एक ही फाउंडेशन, एक ही एक था, इसे हटा दो, एक ही एक था। और एक ही एक क्या हुआ, जब यहाँ पर आया 2-4 दिन के बाद, और यहाँ पे आने के बाद ये 2 टुकड़ा में टूट गया। एक यहाँ पे आ गया, टूट के खुद में टूट गया, और एक यहाँ पे लग गया। तो जब इस तरह का क्रिया होता है, यानी एक ही निषेचित अंडा 2 पार्ट में टूट जाए, एक ही फर्टिलाइज एग जो यहाँ पर है, जिसे हम लोग गैमेट या युग्मनज बोलते हैं, वो युग्मनज जो 2 पार्ट में टूट जाए और दोनों पार्ट यूट्रस में पहुंच जाए, तो ये कहलाता है एक समान जुड़वा। इसके डीएनए भी समान होंगे, इसका फेस मिलेगा, सब कुछ इसके मैच होते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार के जुड़वे होते हैं। एक तो 2 यहाँ से 2 एग निकले और दोनों के साथ स्पर्म ने आके फर्टिलाइज कर लिया, युग्मनज यानी जायगोट बन गया, और यहाँ से आ गए फिर ये एम्ब्रॉय बन के यहाँ पर इनका पोषण वोषण होने लगेगा। इस तरह के जुड़वा हो गए। एक हो गया, एक ही एक आगे आया और ये टूट कर 2 में बट गया, इसको बोलते हैं एक समान जुड़वा। इसमें बहुत कुछ मैच होता है। तो आप जुड़वा समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं एमनियन के बारे में बात कर लेंगे। एमनियन होता है मासिक चक्र समझा, टेस्ट ट्यूब बेबी भी आप समझ गए, सरोगेसी भी समझ गए, गर्भाशय कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की बात हम लोग अब करते हैं। और लड़का लड़की क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। लड़का लड़की होने के लिए कुछ नहीं है। पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो X और Y दोनों होता है, ठीक है। और महिलाओं में केवल X और X होता है। अगर आप में 40 करोड़ में X Y दोनों है, ठीक है, तो अगर आपका Y जाके X के साथ फर्टिलाइज करेगा तो लड़का हो जाएगा, अगर X ही फर्टिलाइज करेगी तो लड़की हो जाएगी। यानी जिम्मेदार कौन है, पुरुष है, क्योंकि पुरुष के स्पर्म पे डिपेंड करता है कि पुरुष के स्पर्म जो है उसमें XX है या XY दोनों है। अगर XY में से Y जाके फर्टिलाइज करता है तो उधर तो हमेशा लड़कियों में XX ही रहता है, तो वो अगर Y जाके फर्टिलाइज करेगा तो लड़का बन जाएगा। और लड़कों का भी अगर X ही जाके फर्टिलाइज करता है, लड़कियों का तो हमेशा X ही रहेगा, तो XX मिलेगा तो लड़की हो जाएगा। तो लड़का और लड़की होने के लिए कौन जिम्मेदार है, पूरी तरह से पुरुष जिम्मेदार होते हैं, ना कि महिला। और हमारे समाज में इसको भी ले गलतफहमियां है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय यानी यूट्रस कैंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूट्रस कैंसर। यहाँ पर क्या होता है, ये जो पार्ट होता है, ये दीवारें होती है यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, किसी भी तरह का जख्म के कारण, या हो सके कि आपके जो हस्बैंड है वो बहुत सारी महिलाओं के साथ उनका संबंध है और वो आपके साथ कर रहे हैं, तो उसके कारण भी यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो बहुत के लोगों के साथ रिलेशन बना कर रहे थे, इसके कारण इन्फेक्शन हो जाएगा। या अगर आप बहुत ज़्यादा शिशु को जन्म दे रहे हैं, 10, 12, 5, 6, 7 इस तरह से, तो भी क्या हो जाता है, यूट्रस में यहाँ जख्म हो जाते हैं। या फिर क्या हो जाता है,
कि अगर आपका जो मोनार्क था यानी पहला जो प्रथम मासिक चक्र था वो सब बहुत पहले आ गया था, 11 साल 10 साल की उम्र में आ गया था और उसे ख़त्म होने में 55-60 साल लग रहा है, तो यानी कि अगर लंबा टर्म रहेगा मासिक चक्र का तो भी यूट्रस में यहाँ समस्या उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा जो पीरियड्स होते हैं गाँव में ज़्यादा देखा जाता है, गरीब घरों में ज़्यादा देखा जाता है यूट्रस कैंसर, क्योंकि वो पीरियड्स के समय गंदे कपड़े यूज करते हैं, मतलब पैड्स नहीं पहनते ठीक से। तो इन सब के कारण से क्या होता है, यूट्रस का जो ये प्रारंभिक भाग होता है यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरह कुछ जख्म हो जाते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज में जख्म है तब तो ठीक है कि आपका इलाज से ठीक हो जाएगा। तो आप इसकी पहचान कैसे करें कि आपको क्या हो गया है, यूट्रस कैंसर हो गया है। तो आप इसकी पहचान इस तरह से करोगे कि जब आपको अनियमित तौर पे कभी कभी ब्लड आ रहा है, वर्जिना से बार बार ब्लड आ रहा है, या कभी कभी टॉयलेट में ब्लड आ रहा है, या आपके पेट हमेशा दर्द करते रहते हैं, इस पार्ट यहाँ पे अगर पेट बार बार दर्द कर रहा है, और कभी कभी व्हाइट कलर के कुछ निकलते हैं, तो इस तरह से जो महक के साथ निकलते हैं, इस सारी चीज़ों का अगर यहाँ से फंक्शन हो रहा है तो आपको फटाक से डॉक्टर के पास जाना है और चेक करवाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है आगे चलकर अगर आप इसका इलाज नहीं करवाओगे। तो ये तो आपको लक्षण हो गया, और किस तरह से होता है वो समझे। अब इसका निवारण क्या है, अगर आपको कैंसर हो गया, आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया, कुछ दिनों तक इसे झेला, तो आपको फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में तो दवाइयों से ठीक हो जाता है, अगर सेकंड स्टेज में पहुंचता है तो पूरा यूट्रस को ही बाहर निकाल दिया जाता है, और थर्ड स्टेज में क्या होता है, यूट्रस के साथ साथ अगल बगल के जो पार्ट हैं, जो मल त्याग का पार्ट होता है, ये जो मूत्र मार्ग होता है, उसको जाके ये प्रभावित करने लगता है। तो थर्ड स्टेज में आपको दो इलाज में से कोई एक करवाना पड़ता है, आपका ऑपरेशन से भी ठीक हो जाता है, या केमोथेरेपी करवा सकते हैं, या रेडिएशन से ठीक करवा सकते हैं। तो थर्ड स्टेज तक आप ठीक हो सकते हैं, या ऑपरेशन से हो जाओ, या केमोथेरेपी करवा लो, या रेडिएशन से। थर्ड स्टेज तक ही आप ठीक हो पाएंगे। अगर थर्ड के बाद आपने फोर्थ स्टेज में पहुंचा तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, दवाई के माध्यम से आप जिंदा रहोगे, लगातार आपको दवाइयाँ खाना पड़ेगा। तो हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत इसके लिए इतना अच्छा मतलब सस्ते दाम पर वैक्सीन उपलब्ध है। उस वैक्सीन का नाम है, अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अपनी फैमिली एक बार जरूर इस पर चर्चा करें। एक का नाम है HIV-16 और एक का नाम है HPV-18। ये दो वैक्सीन है। ये दो वैक्सीन आप 9 से 14 साल के बीच लगवा सकते हैं, 24 से 28 साल के बीच लगवा सकते हैं, यानी कि आजकल तो 45 साल के अंदर तक लगवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कारगर किसमें होता है, अगर विवाह से पहले आप इस तरह के वैक्सीन लगवा लेते हैं, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं HIV-16 या HPV-18, ये दोनों वैक्सीन लगा लीजिएगा तो आपको यूट्रस का कैंसर नहीं होगा। पहले 2-3 हज़ार में ये वैक्सीन आते थे, लेकिन आजकल काफ़ी सस्ते हो गए हैं। सरकारी हॉस्पिटल में तो मुफ्त में मिल जाएंगे, और प्राइवेट में भी 500 से 1000 में ये वैक्सीन उपलब्ध है। तो आप जरूर से जरूर ले लें ये वैक्सीन, क्योंकि क्या होता है कि महिलाओं में अगर देखा जाए, अगर भारत की बात करें तो हर साल लगभग 1.5 लाख से 2 लाख लोग इससे ग्रसित होते हैं यूट्रस कैंसर से, और 60,000 लोग आदमी इसमें मर जाते हैं। मतलब हर साल 60,000 महिलाओं की मौत केवल यूट्रस कैंसर से होता है। और यूट्रस कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे ज़्यादा कैंसर है। सबसे ज़्यादा तो ब्रेस्ट कैंसर होता है, अभी हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे, और दूसरा कोई कैंसर अगर सबसे ज़्यादा होता है तो होता है हमारा यूट्रस कैंसर। तो आप इसके लिए पहले तो सब थोड़ी सी लक्षण दिखे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कैंसर का पूरा आपको जो केमोथेरेपी या रेडिएशन हो जाए या ऑपरेशन से ठीक हो वो सब करवाना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले ही क्यों ना सेफ हो जाओ, पहले ही क्यों ना वैक्सीन ले लें। अभी हम लोग कोरोना से वैक्सीन ले रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना इसका भी एक वैक्सीन ले लें। तो जो महिलाएं हैं वो HPV-18 जाके ले सकते हैं, और इससे उन्हें यूट्रस का समस्या ही नहीं होगा, और आप इस रोग से बच जाओगे। दूसरा अगर बात करें हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, ठीक है, अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को देखें तो ये महिलाओं में 2-3 लक्षण हो जाते हैं। एक तो इसके एक रीजन कौन कौन से होने के, एक क्या होता है हेरिडेटरी होता है कि आपके अगर मौसी को, अगर महिलाएं की मौसी को या उसके मम्मी को या अगल बगल जो उसके रिलेटिव हैं जो काफ़ी क्लोज हैं, अगर उसे होता है तो हो सकता है कि महिलाओं को भी होने के चांस रहते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पहले आपसे यही पूछता है कि आपके अगल बगल किसे किसे है, तो आप जब बताओगे तो समझ जाएगा कि ये हेरिडेटरी वाला है। लेकिन अगर इस रीजन से नहीं हो रहा है तो इसके 2-3 रीजन है, और जो रीजन है वो है मोटापा के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है वो जाके चर्बी के बीच में जम जाता है और उससे भी हो जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अगर आप लेट से शादी करोगे, अगर आपने गर्भधारण 30 साल प्लस होकर करा है, यानी कि 35 साल या 36 साल की उम्र में आप गर्भधारण कर रहे हो, तो वहाँ क्या होगा कि उससे भी 90% चांस होते हैं कि आपको
ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत जानकार थे, इसीलिए वो कम उम्र में महिलाओं को शादी करवाते थे, यानी 20, 25, 30 तक आप शादी करवा दो, उसके बाद शादी करवाओगे तो बहुत सारी समस्या आने लगती है। एक तो आपका क्या होगा, लेट लतीफ़ शादी करोगे, उसके बाद अगर बच्चे हुए तो आप उसे अगर 6 महीना तक दूध नहीं पिलाओगे, कि नेपुल लोगे और उसे बोलोगे लो पियो, तो उससे भी होने का चांस रहता है। तो ये सब इसके मेन रीजन है। मोटापा हो जाएगा, और समय से अगर शादी नहीं करोगे तो उसके कारण भी हो जाएगा, यानी 30 साल से पहले एक बच्चा जरूर हो जाना चाहिए। दूसरा है, अगर हेरिडेटरी है तो हो सकता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट है, जो हमने मोनार्क और मोनोफेज की बात किया है, प्रथम मासिक जो चक्र आता है और जो अंतिम मासिक चक्र होता है, उस बीच में अगर बहुत ज़्यादा गैपिंग हो, यानी 10-11 साल में आपका पहला मासिक आ जाए और लास्ट वाला मासिक होने में 55-60 साल लग जाए, तो उसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। इसके अलावा आजकल आपके खान पीन जो होते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब भी खाने से थोड़ा सा इधर इफेक्ट करता है। थोड़ा बहुत अगर आपने कभी रेडिएशन से किसी चीज़ का इलाज करवाए हो अपने अंदर, तो रेडिएशन के कारण भी कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं। तो आप जब भी गर्भ धारण करते हो और बच्चा होता है, तो आप उसे 6 महीना तक कम से कम अपने स्तन का दूध जरूर पिलाओ, ताकि जरूर पिलाना चाहिए, ताकि आप कम से कम एक बीमारी जो कैंसर का है उससे भी बचोगे, और बच्चा और जच्चा दोनों को जरूरी भी है 6 मंथ तक दूध पिलाना। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो अगर आपको लक्षण पता चल जाएगा तो फर्स्ट स्टेज में जाके आप इलाज करवा लोगे। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आपको देखने होंगे कि आपके जो स्तन है उसके किसी भी पार्ट में अगर थोड़ा सा भी गांठ पड़ रहा हो तो आप डॉक्टर के पास चले जाओ, या फिर कहीं भी लाल लाल धब्बे अगर स्तन में आ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास चले जाओ, और अगर एक स्तन बड़ा और एक स्तन छोटा हो जा रहा है तो भी आप डॉक्टर के पास चले जाओ। और इसका सबसे अच्छा है कि मंथ में एक बार आप जरूर एक बार देखो कि आपके स्तन में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। अगर फर्स्ट स्टेज में समस्या आ जाए तो अब तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, फर्स्ट स्टेज में आसानी से इलाज हो जाता है। लेकिन जब सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज में चले जाओगे तो फिर वही होगा, पहले या तो कीमोथेरेपी करवाइए, रेडिएशन करवाइए और ऑपरेशन करवाइए, ये सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, और कभी कभी तो आपके स्तन को काट के हटा भी दिया जाता है। तो इससे पहले आप सिक्योर हो जाओ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो सिस्टम था वो हम लोगों ने आज जाना कि क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। और यहाँ पर एक बात बता लें, ये जो हमारा ओवरी है वो यूट्रस के साथ जुड़ा होता है, और मेसेबोरियम मेसेबोरियम उसका नाम होता है। एक झिल्ली यहाँ से यहाँ तक जुड़ता है, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर क्वेश्चन पूछा था कि ओवरी और वो ओवरी और जो यूट्रस है उसके बीच कौन सी झिल्ली इससे एक दूसरे से कनेक्ट करती है, तो उस झिल्ली का नाम था मेसेबोरियम। उस झिल्ली का नाम क्या है, मेसेबोरियम। उस झिल्ली का नाम है मेसेबोरियम नाम है। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर पूछेगा निषेचन कहाँ होता है, तो वो कहाँ पर होता है, वो होता है फ्लैपियन ट्यूब में निषेचन होता है। पोषण कहाँ पे होता है, तो पोषण होता है यूट्रस में है, और पोषण देता कौन सा नली है, तो याद रखिए उस नली का नाम है प्लेसेंटा। ठीक है, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, रिलैक्सिन जब बच्चा जन्म ले रहा होता है तो उस समय इंपॉर्टेंट होता है। रिलैक्सिन जब बच्चा जन्म ले रहा होता है तो उस समय रिलैक्सिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि बच्चे को सीधे करके बाहर की ओर निकाल सके। कभी कभी तो बच्चा का पैर पहले आ जाता है, तो उसे हम लोग जानते हैं गांव में उल्टा जन्मा है, तो उसे झाड़ फूक भी करवा देते हैं, वो वाली सीन हो जाती है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, आपको बर्दाश्त करने की क्षमता, दर्द को बर्दाश्त करने का क्षमता देता है। और अगर पूछा जाए एक का निर्माण कहाँ होता है, ओवरी में होता है। ठीक है, बच्चा बाहर कहाँ से आता है, तो वैजिना से आता है, और बर्थ केनाल को उसे क्या कहते हैं हम लोग, शिशु जन्म कहते हैं। हाइमन झिल्ली के बारे में आपने जाना, हाइमन झिल्ली क्या होता है, 13-14 साल के बाद यह खुद ब खुद टूट कर खत्म हो जाता है, तो इसका कोई लेना देना है नहीं वर्जिनिटी से। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें, किसका बात करें अब, तो ये हमारा पूरा जो होता है वो हो जाता है कंप्लीट। तो अब हम लोग अगला टॉपिक में मिलते हैं, जो मेल का जो मेल रिप्रोडक्टिंग सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपके घर में महिलाएं हैं तो आप जरूर उसे यूट्रस का जो वैक्सीन आता है, जिससे यूट्रस कैंसर ना हो, जिसका नाम HIV-16 और HPV-18 है, जरूर से जरूर दिलवाएं, क्योंकि महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है। जबकि अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा महिलाओं में कोई कैंसर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि महिलाओं में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 लाख हर साल भारत में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होते हैं, लगभग 70 से 80 हज़ार लोग उससे मर जाते हैं। तो आप इससे पहले अगर थोड़ा सा भी आपको इसका लक्षण देंगे तो अब तो डॉक्टर से मिलो, फर्स्ट स्टेज में ये आसानी से ठीक हो जाता है। और चलो तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।